जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट सेशन ऑफ मई 2024 करंट अफेयर्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑब्ituaries। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं परचम क्लासेस पर। तो यहां पर सबसे पहला न्यूज है IIM अहमदाबाद जो है टॉप किया है लिस्ट में, इंडिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। सो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIM अहमदाबाद भारत में टॉप पर है। ओवरऑल थोड़ा रैंक पीछे है। सो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, सो इंडियन यूनिवर्सिटीज शोड साइंस ऑफ डाउनफॉल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में हमारा कह लीजिए डाउनफॉल है, क्योंकि दुनिया भर में बाकी यूनिवर्सिटीज हैं वो ज्यादा अच्छा कर रही हैं। ठीक है, वेल फंडेड इंस्टीट्यूशंस। और इन द 2024 एडिशन ग्लोबल 2000 लिस्ट 64 इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस जो हैं इसमें इन्होंने फीचर किया है। IIM अहमदाबाद क्लाइम्ड 9 स्पॉट्स, 410 रैंक आया है। उसके बाद है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, उसका जो है रैंक गिरा है, 501 पे है। तो तीन ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि 500 से 600 के बीच में हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं IISc बेंगलुरु, देन आपका आता है बॉम्बे, देन विच इज प्लंज टू 14 स्पॉट्स। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो 13 साल से लगातार टॉप पे है। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 13 साल से लगातार टॉप पर है। टॉप 5 इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर IIM अहमदाबाद 410 रैंक, IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास। तो आप यहां पर सीधा सीधा देख सकते हैं, पर IIM है, उसके बाद आपका IIT बॉम्बे और IIT मद्रास, बीच में IISc बेंगलुरु है। ठीक है, तो जो बड़े बड़े शहरों के इंस्टीट्यूट्स हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है जी। और लास्ट में आता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हैदराबाद, 606 रैंक। ठीक है, तो ये टॉप 5 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इंडिया रैंक्स 159 अमंग द 180 कंट्रीज इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। अब इस रिपोर्ट को लेकर काफी ज्यादा चर्चा थी, काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी था, और कुछ लोगों ने इस रिपोर्ट पर भी जो है क्वेश्चन मार्क लगाया। क्यों लगाया वो भी बताऊंगा आपको, इंटरेस्टिंग है इसमें। देखिए, सबसे पहले एनुअल रिपोर्ट रिलीज बाय द ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग, जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक ये नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सो दिस इज, और यहां पर इनका मकसद है 180 देशों को रैंक करना टू वर्क एंड रिपोर्ट फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, फ्रीली और इंडिपेंडेंटली किस तरीके से जो देश हैं वहां पर प्रेस फ्रीडम कितनी है। जैसे कि भारत में हम आर्टिकल 19(1)(a) की बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा है कि राइट टू प्रेस जो है वो एक इंप्लाइड फंडामेंटल राइट है, मतलब उसी में निहित है वो। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है नॉर्वे, जो है उसमें टॉप किया है इस रैंकिंग में। डेनमार्क वाज ऑन द सेकंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ठीक है, ये नॉर्थ यूरोप की जो कंट्रीज हैं, जिसको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी कहा जाता है। इरिटीरिया, ठीक है, इरिटीरिया है आपका अफ्रीका में। ठीक है, आप अगर अफ्रीका का मैप देखोगे तो अफ्रीका के मैप में यहां पर आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका मिलता है, सोमालिया। सोमालिया के नॉर्थ में आपको इरिटीरिया जो है देखने को मिलता है। सो मागरेब और मिडल ईस्ट रीजन जो है ओवरऑल सबसे खराब परफॉर्म किया है। अब इंडिया का जो रैंक है वो जो है वो इंप्रूव हुआ है, बट इंडिया का स्कोर पीछे गया है। तो ये कैसे हो गया, इंडिया का रैंक कैसे इंप्रूव हो गया अगर स्कोर नीचे की तरफ आया है? इसका मतलब यह है कि बाकी देशों ने भारत से भी ज्यादा खराब परफॉर्म किया है। ठीक है, जैसे हमने यूनिवर्सिटीज के केस में देखा कि बाकी यूनिवर्सिटीज ने भारत की यूनिवर्सिटी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, यहां पर उल्टा है। ठीक है, सो दिस वाज बिकॉज अदर कंट्रीज हैड स्लिप्ड इन देयर रैंकिंग्स। इंडिया का जो स्कोर है वो 36 से 31 की तरफ आया। अब यहां पर ये वाले पॉइंट पर देखो, ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, ये RSF जो है, इसको लेकर हमेशा से ये रहा है कि इनकी फंडिंग कहां से आ रही है। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं यूएस में, यूरोप में, जो इनको फंडिंग करते हैं, और सीधा सीधा ये एशिया की कंट्रीज को बहुत टारगेट करते हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे
इंडिया का रैंक जो है वो तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे है। ठीक है, खासकर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जहां पर प्रेस फ्रीडम जो है बहुत ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते फॉर बाय ऑल द स्टैंडर्ड्स, बाय ऑल द यू कैन से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। यहां पर इंडिया का रैंक यहां से मतलब पाकिस्तान से भी पीछे रखा गया, तुर्की से, श्रीलंका से। ठीक है, सो 158, 152 एंड 150 रिस्पेक्टिवली। तो यहां 5 कैटेगरीज हैं, 5 क्राइटेरियाज हैं। क्राइटेरियाज क्या है कि वहां का पॉलिटिकल कंटेक्स्ट क्या है, मतलब राजनीतिक व्यवस्था क्या है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट क्या है, सोशो कल्चरल और सिक्योरिटी कैसी है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया का रैंक ड्रॉप हुआ है, बाकियों का और ज्यादा खराब हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इंडिया क्लाइम्स टू 39th पोजीशन इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए, ये एक अच्छा साइन है। भारत सरकार या राज्य सरकारें भी इस पे बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, क्योंकि मैंने कई बार आपसे डिस्कशन किया है कि ट्रेवल एंड टूरिज्म जो है वो बहुत बड़े लेवल पर जॉब्स को क्रिएट करता है, फॉरेन करेंसी को जो है भारत में लेकर आता है, क्योंकि ये एक ऐसा सर्विस सेक्टर है जिसको कि इंजॉय करने के लिए आपको भारत आना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो उससे क्या है, एक जॉब्स क्रिएट होती हैं, फॉरेन करेंसी आता है। सो और सॉफ्ट पावर डेवलप होती है एक देश की। बाइनियल इंडेक्स है, मतलब 2 साल में एक बार आता है। यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी ऑफ सरे 119 देशों को ये रैंक करते हैं। इंडिया ऑल्सो रैंक द हाइएस्ट इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में हमने सबसे बेस्ट अमंग द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। इंडिया का जो रैंक था 54th था 2021 में, अब ये रैंक 39th हो चुका है। ठीक है, टॉप पे कौन है? यूएस है, स्पेन है, स्पेन बहुत फेमस। ठीक है, टोमेटो फेस्टिवल, टोमेटिनो। ठीक है, देन जापान हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये टॉप 5 कंट्रीज हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर स्कोर देखें इसमें 1 to 7 दिया जाता है। 1 का मतलब होता है वर्स्ट, 7 का मतलब होता है बेस्ट, और इंडिया का स्कोर है 4.25, तो कहीं मिडल में है, आप मान के चलिए। ठीक है, अब इंडिया में खास बात क्या है? इंडिया में सबसे अच्छी बात है हाई प्राइस कंपेटिटिवनेस। मतलब हमारे यहां पर जो है कम खर्चे में आप अच्छा घूम सकते हैं। ठीक है, पोजेस कंपेटिटिवनेस, ट्रांसपोर्ट भी का कंपैरेटिवली सस्ता है। मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट लेनी है, दिल्ली के बेंगलुरु की फ्लाइट लेनी है, वो कंपैरेटिवली चीपर पड़ती है। अगर हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें, दुनिया भर में वन ऑफ द चीपेस्ट एयरलाइन फेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ग्राउंड और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे हमने काफी इंप्रूव किया है। तो इसमें अगर हम बात करें, इंडिया में नेचुरल साइट्स हैं, कल्चरल साइट्स हैं, नॉन लेजर रिसोर्सेज, सारी चीजें यहां पर मिलती हैं। तो धीरे धीरे टूरिज्म सेक्टर में इंडिया का रैंक इंप्रूव हो रहा है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट का एक इंडेक्स दिया जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। तो यहां पर जो है बताया गया है माइग्रेशन के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए न्यूज है। इससे हमें पता लगता है कि दुनिया भर में माइग्रेशन का पैटर्न क्या है। माइग्रेशन मतलब जब एक कोई व्यक्ति अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाता है जॉब करने, एजुकेशन लेने और वेरियस पर्पसेस के लिए, तो इसको माइग्रेशन के तहत देखा जाता है। इंडिया में $100 बिलियन से ज्यादा का रेमिटेंसेज रिलीज हुआ है। ठीक है, लगभग $111 बिलियन। तो पहला दुनिया का ऐसा देश हो गया है जिसको एक साल में $100 बिलियन से ज्यादा का रेमिटेंसेज रिसीव हुआ है। अगर आप इंडिया की इकॉनमी देखें, लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास हम बात करते हैं, तो $4000 बिलियन, $100 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंसेज हैं। ठीक है, और यहां पर दूसरे नंबर पर पहुंच गया है मैक्सिको। अगर आप इस सेंस में देखोगे मैक्सिको को, तो मैक्सिको का छोटा देश है, दूसरे नंबर पे चाइना से भी ज्यादा रेमिटेंसेस रिसीव कर रहा है मैक्सिको। दैट मींस मैक्सिको में पर कैपिटा जो रेमिटेंस रिसीव होता है वो बहुत ज्यादा है, प्रति व्यक्ति जो रेमिटेंस रिसीव हो रहा है। दैट मींस बहुत सारे मैक्सिकन जो हैं
विदेश में जाकर, खासकर यूएस में, कनाडा में जाकर जॉब्स करते हैं, ठीक है, और अपने फैमिलीज को पैसा वापस भेजते हैं, ठीक है। तो ये जो है कुछ डाटा हमें बताता है। इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश भी ज्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तान का 6ठा नंबर है, बांग्लादेश का 8वां नंबर है। तो ये बताता है कि साउथ एशिया के जो देश के लोग हैं, कह लीजिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारे लोग विदेशों में जाकर जो है पैसा कमाकर अपनी फैमिलीज को वापस घर भेजते हैं, ठीक है जी। तो ये प्रिपेयर किया गया है रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा। इंडिया पहला देश बन गया, जैसे मैंने आपको बताया, 111 बिलियन डॉलर के लगभग, और दूसरे नंबर पर मैक्सिको आ गया है, ठीक है। हर 2 साल में ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। टॉप 5 रेसिपिएंट कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस, फ्रांस। जनरली हमारे दिमाग में क्या होता है कि रेमिटेंस रिसीव करने वाले देश कौन से होंगे? जनरली डेवलपिंग कंट्रीज होंगे, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के लोग जिनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है वो बाहर जा रहे हैं, फिर पैसा कमा के वापस भेज रहे हैं। फ्रांस जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, वहां पे भी 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस रिसीव होते हैं। 6ठे नंबर पर आपका पाकिस्तान है और 8वें नंबर पर बांग्लादेश है। और इंडिया का जो रेमिटेंसेस रिसीव करना है वो लगभग डबल हो चुका है 2010 से 2022 तक, ठीक है। और इंडिया में एस्टिमेटेड 1.8 करोड़, 1.8 करोड़ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं जो कि ट्रेवल कर रहे हैं। आपकी लगभग 144 करोड़ की पॉपुलेशन, उसमें 1.8 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी है जो विदेशों में जाकर काम कर रही है। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन। अगर हम इसमें देखें तो स्किल्ड वर्कर्स भी आते हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स भी आते हैं। स्किल्ड वर्कर्स में डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, और अनस्किल्ड वर्कर्स में बाकी जो कह लीजिए मैनुअल लेबर मेनली जो है वो आती है। अब मैक्सिमम जो माइग्रेशन है इंडियंस का वो कहां पर है? यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, और फॉलोड बाय यूएस। तो यहां पर लगभग 35 लाख लोग यूएई में भारतीय रहते हैं, 27 लाख यूएस में, और 25 लाख सऊदी अरेबिया में। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मिडल ईस्ट, या जिसको हम वेस्ट एशिया कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा भारतीय जो है जाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, वेस्ट एशिया पर्टिकुलरली गल्फ कंट्रीज वर द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है न्यू इंडिया। इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन, सरपासिंग चाइना। लास्ट ईयर में इंडिया जो है तीसरे नंबर पे रहा, ठीक है, तीसरे नंबर पर सोलर पावर जनरेट किया हमने 2023 में दुनिया भर में। एक बहुत बड़ी बात है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू हुआ, पब्लिश्ड बाय ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर ने, और इसमें बताया गया कि इंडिया का जो रैंक था वो 9th था इन द सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट इन 2015। तो इंडिया ने पिछले लगभग 10 सालों में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया है सोलर एनर्जी का। सोलर पावर शेयर इन द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वो बढ़ा है ओवरऑल, ठीक है, नॉट जस्ट इंडिया की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल की बात कर रहा है कि ओवरऑल जो सोलर एनर्जी, मतलब ऐसे समझो कि अगर 100 यूनिट बिजली प्रोड्यूस हो रही है पूरी दुनिया भर में, तो उसमें 0.5 यूनिट था, ठीक है, 0.5 यूनिट सोलर एनर्जी से आ रहा था 2015 में, जो कि बढ़कर कितना हो गया है? 5.8 यूनिट, विच इज अ ह्यूज जंप, विच इज अ ह्यूज जंप, लगभग 11 गुना हो गया, ठीक है। सो इंडिया विटनेस द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इंक्रीज, ठीक है, ओवरऑल फोर्थ लार्जेस्ट इंक्रीज हुआ है सोलर जनरेशन का इन 2023, और प्रोडक्शन एब्सोल्यूट नंबर्स में तीसरे नंबर पे हम रहे, ठीक है, इंक्रीज के हिसाब से चौथे नंबर पे है, परसेंटेज इंक्रीज के हिसाब से ओवरऑल में तीसरे नंबर पे है। तो ये सीधा सीधा कह लीजिए इंडियन गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सीरियसनेस है टुवर्ड्स द सोलर एनर्जी उसको भी शो करता है। नेक्स्ट है आपका, इस पर्टिकुलर न्यूज को लेकर काफी विवाद रहा, काफी डिस्कशन रहा। 1950 से लेकर 2015 तक, तो आप कह सकते हैं कि लगभग 65 साल में हिंदू पॉपुलेशन जो है भारत में वो 85% से 78% कम हो गई है। मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 10% से 14% तक बढ़ गई है परसेंटेज टर्म्स में। ये रिपोर्ट दी है प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने, ठीक है, उसने अपने पेपर में इस बारे में बताया, ठीक है। इंडिया जो है सेकंड जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है, ठीक है, म्यांमार के बाद, ठीक है जी, only next to Myanmar within immediate South Asian neighbor from 1950 to 2015। अब अगेन देखो, जब यहां पर इस तरीके की न्यूज है तो डेफिनेटली इस पे जो है एक कंट्रोवर्सी डिबेट होना लाजमी है।
सो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इस पर्टिकुलर मैप में देखें तो म्यांमार में जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, तो उसमें जो परसेंटेज डिक्लाइन आया है इस 65 सालों में 1950 से 2015 में, वो आया है 9.84%। इंडिया में मेजॉरिटी कम्युनिटी की बात कर रही है, ठीक है, चेंज इन शेयर ऑफ मेजॉरिटी, ये आया है 7.82, दैट इज हिंदूज की पॉपुलेशन में। नेपाल में हिंदू पॉपुलेशन डोमिनेट कर रही है, तो वहां पर -361%। मालदीव्स में, ठीक है, जो है -1.47%। अब यहां पर अगर आप अफगानिस्तान देखोगे, पाकिस्तान देखोगे, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश, इनमें परसेंटेज इंक्रीज हुआ और सबसे ज्यादा बांग्लादेश में परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, ठीक है, पॉपुलेशन का। तो रिलीजियस डेमोग्राफिक चेंज जो है, ये बहुत सारी चीजें ये डाटा बताता है। सो हिंदू पॉपुलेशन वाज 84.64%, ये जो हमने डाटा अभी डिस्कस किया, ठीक है। और ओवरऑल अगर आप देखें 1950 से 2015 के बीच में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है 43.15% एंड द क्रिश्चियन पॉपुलेशन बाय 5.38%। अगर आप शेयर देखेंगे मेजॉरिटी रिलीजियस डिनोमिनेशन का 167 कंट्रीज का, वो जो है रिड्यूस हुआ है बाय 22% इन द 1950 टू 2050, ठीक है। तो ये लाइक अगेन, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इट हैज ओपन द पेंडोरा बॉक्स फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। सो मेजॉरिटी पॉपुलेशन हैव श्रंक सब्सटेंशियली इन बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। तो यहां पर जो इन देशों में माइनॉरिटी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है, जिसको कई सारे एक्सपर्ट्स बार बार जो है आगे भी रखते हैं, ठीक है, जो हमारे पड़ोसी देशों में माइनॉरिटी पॉपुलेशन कैसे जो है सिंस इंडिपेंडेंस लगातार कम हो रही है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, अर्बनाइजेशन की वजह से एक कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है, अर्बन हीट आइलैंड, ठीक है। कई बार हम बहुत रेगुलर बेसिस पे ये कहते हैं कि शहरों में ज्यादा गर्मी फील होती है। जैसे ही हम अपने गांव में जाते हैं, खुले एरिया में जाते हैं, तो हम कहते हैं कि यहां टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है अर्बन हीट आइलैंड का कंसेप्ट। अब एक आईआईटी भुवनेश्वर के द्वारा स्टडी की गई और यह कहा गया कि अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, जिस तरीके से अर्बन एरियाज फैलते जा रहे हैं, उसकी वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है सिटीज का, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 60% है, ठीक है, 60% वो कंट्रीब्यूट करता है। तो यहां पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है अर्बन हीट आइलैंड का कंसेप्ट। देखिए, अर्बन हीट आइलैंड के कंसेप्ट को समझने के लिए हम चलते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में। देखिए, होता क्या है कि जो शहरी इलाका है उसमें बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, रोड्स हैं, असफाल्ट की रोड्स हैं। तो वहां पर जो आपको एल्बीडो, ठीक है, अब ये एल्बीडो क्या होता है? देखिए, एल्बीडो होता है एक कंसेप्ट, इसका मतलब होता है कि कितनी सनरेज आई और कितनी रिफ्लेक्ट टकरा के वापस चली गई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एल्बीडो होता है स्नो पे, व्हाइट कलर में, इसीलिए हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं गर्मियों में, ठीक है, ज्यादा हीट को हम एब्जॉर्ब ना करें, रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाए। तो अब यहां पर क्या होता है कि स्नो में आपको 90-95% तक एल्बिडो मिलता है। सबसे कम एल्बिडो कहां पर होता है? हाँ जी, रोड, जो असफाल्ट की रोड बनी होती है। एक छोटा सा नमूना इसके लिए आप कर सकते हैं, गर्मियों का टाइम चल रहा है, ठीक है, 60 सेकंड के लिए, 60 सेकंड्स के लिए नंगे पांव जो है रोड पे जाके खड़ा होना है दोपहर में 1 बजे, ठीक है। आपको बिल्कुल एल्बिडो समझ आ जाएगा, क्योंकि वो उस असफाल्ट रोड में क्या होता है कि सिर्फ 5% एल्बिडो है, मतलब 5%। अगर 100 यूनिट सनलाइट आई तो सिर्फ 5 यूनिट, लगभग 5 यूनिट ऐसी है जो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, 95% वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली वो हीट क्या है, ट्रैप हो जाएगी उसमें, अर्बन एरियाज में। बिल्डिंग्स आपकी उस तरीके से बनी हैं, तो कहीं पर भी ओपन एरियाज ना होने की वजह से या कम ओपन एरियाज के होने की वजह से, बिल्डिंग्स, असफाल्ट रोड होने की वजह से आपको एल्बिडो कम मिलता है, सनलाइट कम रिफ्लेक्ट करती है, ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, हीट ट्रैप होती है। इसी को अर्बन हीट आइलैंड का कंसेप्ट कहते हैं, ठीक है जी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे, अच्छा और क्या हो रहा है, अब क्योंकि गर्म है अर्बन एरियाज, उसको ठंडा करने के लिए आप और एसी चलाते हैं, एयर कंडीशनर्स, कूलर्स, ठीक है, ये चलाते हैं, तो उससे और ज्यादा गर्मी बढ़ती है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन। अब यही चीज इन्होंने कहा है यहां पर आईआईटी भुवनेश्वर में। सो अर्बनाइजेशन
has led to nearly 60% more night time warning in the 140 prominent Indian cities में ये जो है कह लीजिए रिसर्च किया गया। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च अहमदाबाद, जयपुर, राजकोट जो है उसमें सबसे ज्यादा अर्बन इफेक्ट देखा गया है। दिल्ली, एनसीआर, पुणे में 4th और 5th पोजीशन पे है। तो मतलब लगभग लगभग 140 शहरों का यहां पर एक रिसर्च किया गया। ठीक है, तो ये टेम्परेचर क्यों ज्यादा है, आई होप आपको ये अर्बन हीट आइलैंड का कंसेप्ट समझ आ गया है। अगर हम इसमें देखें तो मीन अर्बन इफेक्ट ऑफ ऑल द सिटीज अक्रॉस इंडिया फाउंड टू बी 0.2 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड। ठीक है, धीरे धीरे हर डेकेड में, हर दशक में ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अर्बन एरियाज में। नेक्स्ट है आपका यूपी टॉप्स इन एडिशन टू ट्रांसमिशन लाइन 2023-24 स्टैटिस्टिक्स रिलीज किया गया सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा। यूपी में ट्रांसमिशन लाइंस 1460 सर्किट किलोमीटर ऐड किया गया स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज के द्वारा। दूसरे नंबर पर गुजरात रहा, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु रहा। ठीक है, तो ये यहां पर आप कह सकते हैं कि यूपी में काफी अच्छा काम हो रहा है इस पर्टिकुलर डाटा के अकॉर्डिंग। चलिए, नेक्स्ट है आपका बेंगलुरु नेम्ड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन द वर्ल्ड फॉर बिलियनर्स। सो बेंगलुरु जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज है, टेक सिटी है, आईटी सिटी है। कई बार इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है जी, सो ये रिपोर्ट दी है लाइक 50 वेल्थियस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। मुंबई और दिल्ली उसमें आता है। ये रिपोर्ट दी है हेनली और पार्टनर्स ने। सो 2024 वर्ल्ड्स वेल्थियस्ट सिटीज रिपोर्ट बाय हेनली एंड पार्टनर्स एंड न्यू वर्ल्ड वेल्थ। मुंबई 24th प्लेस पे है, दिल्ली 37th प्लेस पे है और बेंगलुरु फाउंड अ स्पॉट इन द टॉप 10 among the most promising cities to watch list। ठीक है, मतलब प्रॉमिसिंग सिटीज में टॉप 10 में ये आता है। न्यूयॉर्क जो है इसमें नंबर 1 पे है। यूनाइटेड स्टेट्स में विद 11 सिटीज सिक्योरिंग पोजीशन इन द टॉप 50, मतलब यूएस के 11 शहर ऐसे हैं जो टॉप 50 में आते हैं। ठीक है, ये है टॉप 10 वेल्थियस्ट सिटीज न्यूयॉर्क। बे एरिया टेक हब, ठीक है, बे एरिया टेक हब जो है वो कहां पर है, कैलिफोर्निया में है। ठीक है, टोक्यो, सिंगापुर, लंदन, ये आपके कुछ शहर हैं जो वेल्थियस्ट सिटीज में आते हैं। नेक्स्ट आपका दिल्ली रैंक्स 350th इन ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिपोर्ट 2024। तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक, देखो यहां पर थोड़ा सा एक कंसेप्ट आ गया इकोनॉमिक्स को लेकर। सो न्यूयॉर्क रैंक्स फर्स्ट इस इंडेक्स में, फिर आपका लंदन, सैन जॉर्ज, टोक्यो, पेरिस 350th रैंक है और जो कि दुनिया की 1000 सिटीज को कंपेयर करता है अमंग द 163 कंट्रीज। ये 5 कैटेगरीज, 5 क्राइटेरियाज देखता है। इकोनॉमिक्स, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल मतलब लोग कितने पढ़े लिखे हैं ओवरऑल। ठीक है, कैपिटल, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा है, गवर्नेंस कैसी है। ठीक है, इन 5 क्राइटेरियाज के बेसिस पे सिटीज को रैंक किया जाता है। उसमें दिल्ली जो आता है 350th रैंक पे आता है। ठीक है, बेंगलुरु 411, मुंबई 427। तो आप ये देख सकते हैं मतलब 400 से लेकर 500 के बीच में 3 शहर आते हैं, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, फिर कोची आता है 521। ये बहुत अच्छा मतलब एक संकेत नहीं देता है इंडियन सिटीज के बारे में कि इंडियन सिटीज जो हैं इकोनॉमिक पोटेंशियल में, ह्यूमन कैपिटल में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट आता है आपका यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। ठीक है, इंडिया में भी आप देखेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन है क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वैसे ही वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, तो किस तरीके से जो वाइल्ड लाइफ है उसको इलीगल जो है उसका ट्रेड होता है। सो 3rd एडिशन आया यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। ये पब्लिश हुआ था अर्लियर एडिशन 2016 और 2020 में, और ये बताता है कि किस तरीके से इलीगल ट्रेड होता है वाइल्ड लाइफ स्पीशीज लिस्टेड इन द साइट्स। साइट्स की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, सो दैट इज साइट्स। और ये रिपोर्ट बताता है कि 162 देशों में किस तरीके से इलीगल ट्रेड बढ़ रहा है जीव जंतुओं का। ठीक है, इसमें एग्जांपल कुछ दिया गया जैसे कि कई बार हम देखते हैं हाथी के जो दांत हैं, ठीक है, राइनो हॉर्न्स, ठीक है, ठीक है, और पेंगोलिन स्केल्स, पेंगोलिन स्केल्स, ये देखो ये जो जानवर है पेंगोलिन, इसको किस तरीके से काट के जो है इस तरीके से इलीगल ट्रेड किया जाता है। ठीक है, और
राइनो के हॉर्न्स को, ठीक है, वन हॉर्न राइनोसॉर जैसे हम काजीरंगा नेशनल पार्क में देखते हैं, तो ये जो है कुछ वर्स्ट इफेक्टेड हैं। नेक्स्ट आता है आपका साइट्स। क्या है साइट्स? जो है 1973 में साइन किया गया था और ये फोर्स में आया था 1 जुलाई 1975 को। इसका मकसद क्या है एग्जैक्टली? जो जो हमें हमने डिस्कस किया, इलीगल ट्रेड को रोकना, ठीक है, ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। क्योंकि ये जो वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना है अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज होता है। कई बार हमने देखा है कि इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइनीज मेडिसिन में भी यूज होते हैं, कई सारी दवाइयों में यूज होते हैं, ठीक है। इस जो है वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल टूल फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इसे माना जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की बात करें तो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है जी। और ये काम करता है इलिसिट ड्रग्स, क्राइम एंड टेररिज्म के खिलाफ। नेक्स्ट आता है आपका वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी, मतलब लास्ट सेशन में चर्चा की थी। और ये जो कह लीजिए सेमिनार या ये कॉन्फ्रेंस जो कहां पर हुई, इंडोनेशिया में हुई, ठीक है। वर्ल्ड वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एट 10th वर्ल्ड वाटर फोरम इन बाली, इंडोनेशिया। और 2022 में 220 करोड़ लोग जो हैं मतलब एक्सेस नहीं था उनके पास सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज का। 220 करोड़ लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है दुनिया में। 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, 350 करोड़ लोगों के पास सैनिटेशन नहीं है, ठीक है। और लो इनकम कंट्रीज में डेफिनेटली जहां पर गरीबी होगी सबसे ज्यादा प्रभाव वहां पर इस चीज का देखा जाएगा। चाइना और इंडिया जहां पर 36% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है, होल्ड 11% ऑफ द फ्रेश वाटर। नॉर्थ अमेरिका जो कि 5% पॉपुलेशन है दुनिया की, वहां पर 52% है फ्रेश वाटर। तो ये भी एक मिसमैच है, इसके बारे में चर्चा की गई। इस बार का थीम जो था 10th वर्ल्ड वाटर फोरम का, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। वर्ल्ड वाटर काउंसिल एस्टेब्लिश की गई थी 1996 में। जैसे मैंने आपको एक सेशन में पहले भी बताया था कि कहा जाता है कि 21वीं सदी में जो युद्ध होंगे फ्यूचर में वो पानी को लेकर होंगे, ठीक है, ये आशंका भी जताई जाती है, ठीक है। सो विद 260 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन 52 कंट्री से इंक्लूडिंग इंडिया। और यहां पर अगला जो फॉरम होगा, ठीक है, अगला कह लीजिए वर्ल्ड वाटर फॉरम होगा, वो कहां पर होगा? सऊदी अरेबिया में 2027 में, ठीक है, सऊदी अरेबिया 2027 में होगा। Indonesia hands over the baton to Saudi Arabia, the next host of World Water Forum. नेक्स्ट आपका रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लेनेट, अचीविंग नेट जीरो एमिशंस इन द एग्री फूड सिस्टम। देखिए एग्रीकल्चर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में, क्या खासकर बात करें तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में 1/3 कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। रेसिपी यहां पर आप देखेंगे, सो अकाउंट्स फॉर अबाउट 1/3 ऑफ ऑल ग्लोबल एमिशंस। तो किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधारा जाए, किस तरीके से यहां पर एमिशंस को कम किया जाए, तो रेसिपी फॉर लिवेबल प्लैनेट अचीविंग नेट जीरो कार्बन एमिशंस इन एग्री फूड सिस्टम। तो यहां पर टॉप 10 एग्री फूड सिस्टम्स को देखा गया जो कि 55% ग्लोबल एग्री फूड एमिशंस में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें चाइना, ब्राजील, इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया ये देश आते हैं। और अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है इसमें वो 18 गुना बढ़ानी पड़ेगी, 260 बिलियन डॉलर्स तक ले जानी पड़ेगी पर ईयर, ताकि हम करंट एग्री फूड एमिशंस कम कर सकें, ठीक है, 50% तक बाय 2030, ताकि जो टारगेट है दुनिया का 2050 तक हमें नेट जीरो कार्बन एमिशंस को अचीव करना है, उसको अचीव किया जा सके। देखिए इंडिया ने ये टारगेट 2050 का नहीं रखा है, इंडिया ने ये टारगेट अपने लिए 2070 रखा है। चाइना ने अपने लिए टारगेट 2060 का रखा है, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग, यूएस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, सबने जो है 2050 ही टारगेट रखा है। आगे चलते हैं। स्टडी रिवील्स हाउ न्यू स्पीशीज इवॉल्व विदाउट ज्योग्राफिक बैरियर्स। तो यहां पर एक स्टडी की गई है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। उन्होंने कहा है कि जो नई स्पीशीज बनती हैं, पहले यह समझा जाता था कि जो नई स्पीशीज हैं उनमें बहुत ज्यादा रोल एक पर्टिकुलर एरिया का रहता है, कि इस एरिया में जो कंडीशंस हैं वही सूटेबल हैं एक पर्टिकुलर स्पीशीज के डेवलप होने में। अब ये रिसर्च में पता लगा है कि ऐसा नहीं है। ये स्पीशीज आपकी पर्टिकुलर एरिया जो कंडीशंस नहीं है वहां पर दूसरी जगह भी वो डेवलप हो सकता है।
जो पहला जो कंसेप्ट है जिसमें ये कहा जाता है कि एक ज्योग्राफिकल बैरियर्स हैं सच एज माउंटेन और बॉडीज ऑफ वाटर, उसको कहा जाता है एलोप्ट्रिक स्पीशिएशन। और जहां पर यह कहा गया कि ऐसा नहीं है, ज्योग्राफिकल बैरियर्स नहीं है, ठीक है, तो उसको कहा गया सिम्ट्रिक स्पीशिएशन। ठीक है, तो ये रिसर्च किसने की है? आपका आईआईटी बॉम्बे ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ग्लोबल लैंड आउटलुक। ठीक है, ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट ऑन रेंज लैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट। तो ये रिपोर्ट दी है हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स रेंज लैंड्स आर डिग्रेडेड। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनसीसीडी। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन। देखिए, डेजर्टिफिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि रेगिस्तान बन रहा है। किसी भी लैंड की जब प्रोडक्टिविटी कम होती है तो उस वो जब वहां पर धीरे धीरे डेजर्ट्स, मतलब एक एरिया है, वो एरिया में पेड़ पौधे थे, अब वो सेमी एरिड हो गया है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि ये डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। जो सेमी एरिड था वो एरिड हो गया है। ठीक है, तो इट इज अ फिनोमिना, इट इज नॉट कि जब प्रॉपर डेजर्ट हो जाएगा, जो आपके दिमाग में कंसेप्ट है कि डेजर्ट ऐसा दिखाई देता है कि था डेजर्ट तब हम उसको डेजर्टिफिकेशन बोलेंगे, नहीं। ठीक है, तो यहां पर एग्जैक्टली यही बात इस पर्टिकुलर न्यूज में कही गई है कि रेंज लैंड्स क्या होता है। पहले तो ये देख लो, रेंज लैंड्स में बेसिकली जो घास के मैदान है, जो फसल है, जो फॉरेस्ट है, ठीक है, श्रब्स, बुशेस, ओपन फॉरेस्ट, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सारी चीजें आती हैं। ये लगातार इसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। ठीक है, नेचुरल सेमी नेचुरल इकोसिस्टम दैट आर ग्रेज्ड बाय लाइफ स्टॉक। ठीक है, जहां पर पशु जो हैं चराए जाते हैं, उन पर्टिकुलर एरियाज में धीरे धीरे डिग्रेडेशन हो रहा है। आई होप आपको ये समझ आया डिग्रेडेशन का मतलब और डेजर्टिफिकेशन का मतलब। ठीक है जी। सो करेंटली रेंजलैंड्स cover 80 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अर्थ टेरिटोरियल सरफेस एरिया। ठीक है, 8 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 50% ऑफ द ओवरऑल एरिया बनता है। और ये कार्बन सिंक के रूप में डेवलप करता है। कार्बन सिंक क्या होता है? सिंक, ठीक है, इसको ऐसे याद रखो कि देखो, सबसे पहले हम जब लगाते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे हम कहते हैं कि जी पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, तो पेड़ लगाओ पर्यावरण कैसे बचता है? एक बहुत बेसिक फंक्शन होता है पेड़ लगाने से कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो अब जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? कैप्चर होगा। तो जब ये कैप्चर होता है, इसको बोला जाता है कार्बन सिंक। ठीक है, सो एब्जॉर्ब मोर कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर देन दे रिलीज। तो अब ये कार्बन सिंक ऑब्वियसली जब हमारा फॉरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है, एरियाज डेवलप होंगे, तो इससे क्या होगा? हमारा कार्बन सिंक डेवलप होगा। जो हम कार्बन एमिशन की बात कर रहे हैं, गर्मी की बात कर रहे हैं, वो कम होगी। ठीक है जी। सो इंडिया में भी ये बात कही गई, था डेजर्ट टू हिमालयन मीडोज एज पर दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट नियरली 50% ऑफ द वर्ल्ड्स रेंज लैंड कंसिडर टू बी डिग्रेडेड। 50% रेंज लैंड ऐसा है जो डिग्रेड होता जा रहा है, धीरे धीरे जो है खत्म हो रहा है। ठीक है, ये बात कही गई। नेक्स्ट आपका काठमांडू टॉप्स द लिस्ट ऑफ पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये अगेन जो साउथ एशिया की सिटीज हैं, और अगर मैं बात करूं एशियन सिटीज में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय पर देखने को मिल रही है। ठीक है जी। सो काठमांडू टॉप्स द लिस्ट ऑफ सिटीज। सो यहां पर अकॉर्डिंग टू आईक्यू एयर, एयर क्वालिटी जो है was at the top of list of the cities with unhealthy air in the world। ठीक है, सबसे कह लीजिए सबसे पॉल्यूटेड है। और यहां पर अगर आप देखेंगे काठमांडू, न्यू दिल्ली, चियांग माई, ये कहां पर है? थाईलैंड में। हनोई वियतनाम में, बैंकॉक थाईलैंड, ढाका इन बांग्लादेश, ये जो है दुनिया की पॉल्यूटेड सिटीज हैं। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की ही हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 यंग। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? यंग। तो इनमें उन यूनिवर्सिटीज को रैंक किया जाता है जो 50 साल या उससे नई है, मतलब 50 साल से कम में जो है वो बनी है। या आप आज के समय पर अगर हम बात करें तो 2024 चल रहा है, जो 1974 या उसके बाद एस्टेब्लिश हुई है, उनकी रैंकिंग दी जाती है। तो यहां पर 50 ईयर्स ओल्ड और यंगर
रैंकिंग इंक्लूडेड 670 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहां पर दो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 100 लिस्ट में हैं, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल और उसके बाद आपका अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। ठीक है, तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज साउथ इंडिया में हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे जो टॉप पे है यूनिवर्सिटी नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, जो कि दूसरी बार लगातार पहले नंबर पे है। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है चाइना सरपासेस यूएस बिकम्स द इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। चाइना ने सरपास कर लिया है यूएस को, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। 118 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है। ठीक है जी। और बायलेटरल ट्रेड जो हुआ है इंडिया और यूएस का वो 118.3 बिलियन डॉलर, तो ये 118.4 था। और यूएस जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था 2021 22 23 में। अब सवाल आता है तीसरे नंबर पे कौन है? पहले तो हो गया चाइना, दूसरा यूएस हो गया, तीसरे नंबर पे आपको मिलता है जो है यूएई। ठीक है, यूएई, द यूएई 83.6 बिलियन डॉलर। अब चाइना के साथ एक प्रॉब्लम जो है हमारी चाइना के साथ ट्रेड में, सबसे पहले तो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। चाइना से जो हम इंपोर्ट करते हैं वो कहीं ज्यादा है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और जो चीजें हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं वो हम रॉ मटेरियल को, ठीक है, बेसिक गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली व्हाट जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश इंडिया के समय पर देखते थे। ठीक है जी। सो यहां पर आप देखिए आयरन ओर, कॉटन यार्न, फैब्रिक, मेडअप्स, हैंडलूम, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम चाइना इंक्रीज बाय 3.24%। उसके बाद अगर हम देखें जो हमारा ट्रेड होता है तो सबसे पहले चाइना हो गया, फिर यूएस हो गया, फिर यूएई हो गया, उसके बाद आपका रशिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, सिंगापुर हो गया। ये सीधा सीधा क्रोनोलॉजी पूछ लेगा आपका। ठीक है, ये आपका रैंकिंग भी पूछा जाता है कि रैंक कीजिए। ठीक है, बढ़ते क्रम से घटते क्रम में, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसके साथ कितना कितना ट्रेड है हमारा। नेक्स्ट आपका दीपिका पादुकोण बिकम्स द ओनली इंडियन स्टार टू फीचर ऑन डेडलाइंस ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 लिस्ट। ठीक है, सो ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 डेडलाइन हॉलीवुड मैगजीन ने जो है दीपिका पादुकोण को इस लिस्ट में रखा है, ओनली इंडियन। नेक्स्ट आपका 9th एडिशन ऑफ फॉर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट रिलीज्ड। तो यहां पर फॉर्ब्स ने लिस्ट रिलीज की है 9th एडिशन 30 अंडर 30। तो यहां पर मकसद क्या है? मकसद यह है कि किस तरीके से 300 यंग एंटरप्रेन्योर्स जिनकी उम्र 30 साल से कम है और किस तरीके से वो इनोवेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप में अपना करियर देख रहे हैं और किस तरीके से इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, नवाचार में और इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। ठीक है, तो यहां पर 86 इंडियंस ऑन द लिस्ट, तो यहां पर 86 इंडियंस थे इस पर्टिकुलर लिस्ट में। नेक्स्ट है हमारा अवार्ड्स। अवार्ड्स में सबसे पहले आता है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज। ये मिला है भावी मेहता को। ठीक है, भावी मेहता यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है जी, द बुक ऑथर्ड बाय, सो डिजाइनर भावी मेहता विंस ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024 फॉर द बुक ब्यूटीफुल। द बुक ब्यूटीफुल ऑथर्ड बाय प्रदीप सेबेस्टियन, पब्लिश्ड बाय हैचेट इंडिया। मेहता रिसीव द ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और कैश प्राइज उनको मिला है 1 लाख का। बुक कवर, ठीक है, बुक का अच्छा कवर बनाने के लिए, ठीक है, तो ये प्राइज इनको दिया गया है। नेक्स्ट आता है पुलित्जर प्राइज विनर्स। सीधा सीधा क्वेश्चन एक आपका बनता है कि पुलित्जर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? तो सबसे पहले ये जो अवार्ड दिया जाता है ये जर्नलिज्म और आर्ट फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार दिया गया है 15 जर्नलिज्म कैटेगरीज और 8 आर्ट कैटेगरीज में ये दिया गया है। ये स्टैब्लिश किया गया था जोसेफ पुलित्जर के द्वारा 1904 में, काफी पुराना है। और पहला पुलित्जर प्राइज जो है अवार्ड किया गया था 1917 में। ठीक है, 2024 में वर कॉन्फर्ड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पुलित्जर प्राइज बोर्ड। ठीक है, रिकमेंड किया जाता है पुलित्जर प्राइज बोर्ड के द्वारा। अब इसमें एक स्पेशल साइटेशन भी दिया गया है लेट राइटर एंड क्रिटिक जॉर्जी स्टीफन टेटे को, जो कि अमेरिकन राइटर म्यूजिशियन है। इसके अलावा एक स्पेशल साइटेशन दिया गया है उन जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सनल को जो कि गाजा वॉर में, ठीक है, जो वॉर चल रही है गाजा पट्टी में, गाजा स्ट्रिप में, वहां पर कह लीजिए कवर कर रहे हैं उसको। ठीक है, वहां पर काम कर रहे हैं, उनको भी स्पेशल साइटेशन के तहत रखा दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पुलित्जर प्राइज। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आलोक शुक्ला को मिला है 2024 गोल्डमैन प्राइज, ठीक है, इसको नोबल भी कहा जाता है, ठीक है जी। सो ग्रीन नोबल भी कहा जाता है, ठीक है, इसे ग्रीन नोबल प्राइज भी कहा जाता है। आलोक शुक्ला जो कि कन्वीनर हैं छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के, फाउंडिंग मेंबर हैं हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष कमेटी। देखो हसदेव जो है ये आपकी ट्रिब्यूटरी है किसकी, महानदी रिवर की। महानदी रिवर जो कि डेल्टा बनाती है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। और अरण्य किसको बोला जाता है, अरण्य, अरण्य बोला जाता है फॉरेस्ट, जैसे कि ना दंड अरण्य, दंडक अरण्य, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो सदर्न पार्ट है दंडक अरण्य, ठीक है, शबरी के बेर। ओके, सो आलोक शुक्ला हैज बीन डिक्लेयर्ड द विनर फॉर हिज एफर्ट्स, जो उन्होंने हसदेव अरण्य जो छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट है उनको बचाने में जो उनका योगदान है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, इसको ग्रीन नोबल बोला जाता है। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डमैन प्राइज को ग्रीन नोबल बोला जाता है। और इनके मतलब कह लीजिए एफर्ट से 4,45,000 एकड़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट को बचाया जा सका है फ्रॉम द 21 प्लैंड कोल माइंस इन छत्तीसगढ़, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हेमा मालिनी, सायरा बानो, वेटरन एक्ट्रेसेस, और एंड 8 अदर्स टू गेट द पंडित लच्छू महाराज अवार्ड, ठीक है जी। तो ये नोटेड हिंदी फिल्म सुपरस्टार्स हेमा मालिनी, सायरा बानो, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड दिया जाएगा, मतलब ऑफिशियली अवार्ड दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया गया अवार्ड 31 अगस्त 2024 को, ठीक है जी। ये जो लच्छू महाराज अवार्ड है पिछले 10 साल से नहीं दिया गया था, तो 10 साल में 10 साल के अवार्ड्स एक साथ में दे दिए गए हैं, ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ फेमस कथक एक्सपोनेंट। ये जो अवार्ड दिया जाता है आपका, ये जो है आर्ट और कल्चर में कह लीजिए जो फेमस पर्सनालिटीज है उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। सो पंडित लच्छू महाराज बेलेट फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ये है आपका पूरा का पूरा लिस्ट, इसमें आप देख सकते हैं हेमा मालिनी 2018, सायरा बानो 2019, ठीक है, कथक फिल्म एक्ट्रेसेस। इसके अलावा प्राची शाह, ये भी एक बहुत फेमस जो है टीवी एक्ट्रेस हैं, ठीक है, कथक एंड फिल्म एक्ट्रेस। लच्छू महाराज के बारे में बात करें तो 1907 में लखनऊ में इनका जन्म हुआ था, कथक डांसर एंड कोरियोग्राफर। मुगले आजम और पाकीजा जो बहुत फेमस मूवीज हैं उनमें ये कोरियोग्राफर रहे हैं। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला था वे बैक इन 1957 में। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में कथक केंद्र जो है उसको उसके फाउंडर रहे हैं, उसके डायरेक्टर रहे हैं, ठीक है, पंडित लच्छू महाराज। नेक्स्ट आता है पूर्णिमा देवी बर्मन को अवार्ड मिला है ग्रीन ऑस्कर, ठीक है, ग्रीन नोबल ग्रीन ऑस्कर कंफ्यूज मत करना, ठीक है, इनको मिला है ग्रीन ऑस्कर विटले गोल्ड अवार्ड 2024। ये असम की रहने वाली हैं, ठीक है जी। और असम में ग्रेटर एडजुटेंट और हरगिला, ठीक है, ग्रेटर एडजुटेंट और हरगिला उसको बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। रिसीव द ट्रॉफी फ्रॉम द चैरिटी पैटर्न प्रिंसेस एनी, द प्रिंसेस रॉयल सिस्टर ऑफ किंग चार्ल्स III, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है लंदन में यूके में। और यहां पर उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट के वेटलैंड एरियाज हैं और वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाने में अपना योगदान दिया है। विटले फंड फॉर नेचर एक चैरिटी रजिस्टर्ड है यूके में, 1993 में 1993 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। और विटले गोल्ड अवार्ड्स जो है ये चैरिटी देता है, विटले गोल्ड अवार्ड। तो व्हाइट से आप याद रख सकते हो, देखो व्हाइट, ठीक है, व्हाइट पीपल कहां पे है, व्हाइट सुप्रीमेसी की थ्योरी किसने दी, यूके ने दी। तो विटले कहां पर है, व्हाइट से विटले, ये हो गया आपका यूके में, ठीक है। गिवन टू द ग्रास रूट कंजर्वेशन लीडर्स फ्रॉम ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ किसे बोला जाता है, बेसिकली जो सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज है, ठीक है, जो जनरली डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आती हैं। जनरली जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ग्लोबल नॉर्थ में आपको देखने को मिलती है, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया। एक्सेप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ग्रेटर एडजुटेंट या जिसको गरुड़ भी कहा जाता है, ठीक है, गरुड़ भी कहा जाता है, यहां पर आप देख सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड स्टॉक स्पीशीज है ये दुनिया भर में। एक जगह कंबोडिया, कंबोडिया कहां पर है आपका, हाँ जी, कंबोडिया कहां पर है, बहुत फेमस एक मंदिर भी है अंकोरवाट मंदिर, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में 2 इन इंडिया, असम एंड बिहार, ठीक है। IUCN रेड लिस्ट इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है शेड्यूल 4 में इसको रखा गया है, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक। नेक्स्ट आता है आपका पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट अवॉर्डेड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड एमएस द रिपोर्टिंग इन गाजा, ठीक है। तो यहां पर गाजा में रिपोर्टिंग के लिए जो पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट है उनको ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का अवार्ड दिया गया है।
सो यूनेस्को गुलिर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। सो एनुअल प्राइज है, ठीक है, हर साल दिया जाता है 1997 से। और मकसद क्या है कि जो भी प्रेस की फ्रीडम को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, स्पेशली व्हेन दिस हैज बीन अचीव्ड इन द फेस ऑफ डेंजर, और गाजा पट्टी में तो डेफिनेटली डेंजर है। इट इज नेम्ड फॉर गुलेर्मो कानो इयाजा, दैट इज कोलंबियन जर्नलिस्ट। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि कंबोडिया, ठीक है, और कोलंबिया ये अलग हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। कोलंबिया कहां पर है? साउथ अमेरिका। कंबोडिया की बात कर रहे हैं हम, साउथ ईस्ट एशिया। ओके, यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 194 इसमें देश आते हैं। और मल्टीलेटरल कॉपरेशन, एजुकेशन में, साइंस में, कल्चर में, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन में ये काम करता है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसको ऐसे याद रख लेना कि पेरिस में लाइक आईफल टावर के पास में कल्चर की बात हो रही है, ठीक है, बहुत फेमस माना जाता है आईफल टावर, ठीक है, वहां पर कल्चर की गाना, एजुकेशन, इन सब की बात हो रही है। डायरेक्टर जनरल ऑड्रे ऑजले। नेक्स्ट आता है आपका रस्किन बॉन्ड, ठीक है, उनको दिया गया है साहित्य अकेडमी फेलोशिप, हाईएस्ट ऑनर गिवन बाय द लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन। सो साहित्य अकेडमी प्रेसिडेंट माधव कौशिक ने ये ऑनर दिया रस्किन बॉन्ड को, ठीक है जी। सो उनके कई सारी बुक्स हैं, ठीक है, रस्किन बॉन्ड की, खासकर बच्चों को लेकर काफी फेमस उनकी बुक्स मानी जाती हैं। वंस अपॉन द मॉनसून टाइम, एंग्री रिवर, स्ट्रेंजर्स इन द नाइट। इन्होंने एक रिसेंटली एक अच्छा आर्टिकल लिखा था, एक छोटा सा स्टोरी है। इन्होंने कहा कि मैं घूमने गया, लाइक साउथ में किसी पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे थे, तो वहां का जो व्यक्ति था उसने मेरी जो टिकट काटी, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन है, तो जो टिकट काटी वो जो फॉरेन सिटीजन वाली टिकट काटी, डिस्पाइट वो बताते रहे कि नहीं नहीं मैं यहीं रहता हूं, मैं भारतीय सिटीजन हूं। और एक कपल था, सिख कपल था, जो एक्चुअली में ब्रिटिश सिटीजन थे दोनों, उनकी जो है इंडियन सिटीजन वाली टिकट। तो कह रहे मतलब उन्होंने बेसिकली बताया कि किस तरीके से इस तरीके का जो कई बार जो है अनजाने में जो डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ होता है, ठीक है जी। तो ये है आपकी, इनकी बुक्स को मूवीज में भी अडॉप्ट किया गया है। 1978 की हिंदी फिल्म जुनून इज बेस्ड ऑन रस्किन हिस्टोरिकल नॉवल अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स। और इनकी कुछ स्टोरीज हैं, द नाइट ट्रेन एट द्योली, टाइम स्टॉप्स एट शामली, ये कुछ इनकी बुक्स हैं जो कि काफी फेमस मानी जाती हैं और स्कूल करिकुलम में भी इंक्लूड की गई हैं। नेक्स्ट आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड सीएमडी हेमंत खत्री, उनको ऑनर किया गया है पीएसयू समर्पण अवार्ड, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, समर्पण अवार्ड। सो सीएमडी हैं हेमंत खत्री, एचएसएल हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के, पीएसयू समर्पण अवार्ड बाय गवर्नमेंट कनेक्ट के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आता है एनटीपीसी। देखिए एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वो हमेशा से टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट रिटेनमेंट को लेकर काफी अच्छा माना जाता है, उनका वर्क कल्चर बहुत अच्छा माना जाता है। सो एनटीपीसी गेट्स ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, सिक्योर्स थर्ड रैंक एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2020, ग्लोबली तीसरे नंबर पर जो है इनको ये रैंक दिया गया है, हाईएस्ट रैंकिंग अमंग ऑल इंडियन कंपनीज, ठीक है। सो ओनली इंडियन पीएसयू टू रिसीव दिस पर्टिकुलर अवार्ड 7 टाइम्स, ठीक है, इन द पास्ट 8 years। सो एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है एनटीपीसी को। इसके अलावा भी ऐसे अवार्ड कई सारे मिले हैं। नेक्स्ट आता है इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी विंस द शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, तो इनको ये प्राइज दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं शॉ, देखो इसको याद आप कर सकते हो, शॉ और श्रीनिवास, ठीक है, तो शॉ प्राइज मिला है श्रीनिवास को, श, ठीक है, इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च किया है इन्होंने पल्सर्स पर, एस्ट्रोनॉमी पे, गामा गामा बे बर्स्ट पे, सुपरनोवा, मतलब कुल मिला के एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने काफी अच्छा रिसर्च किया है। नेक्स्ट आपका इंडिया सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो द ला सिनेफ प्राइज एट कांस 2024, ठीक है, तो ये जो है प्राइज इनको दिया गया है इंडिया की एक मूवी को या शॉर्ट फिल्म को। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, ठीक है, सन जो है ऐसे समझ लो कि सन को सबसे पहले पता लगा, सनफ्लावर्स। सो इंडियन फिल्म मेकर चिदानंद एस नायक शॉर्ट फिल्म, और वॉन द फर्स्ट प्राइज इन 27th सिनेफ कैटेगरी, 77th कांस फिल्म फेस्टिवल। कांस फिल्म फेस्टिवल होता है फ्रांस में, काफी फेमस फिल्म फेस्टिवल है। और
ये जो व्यक्ति हैं चिदानंद एस नायक, ये स्टूडेंट है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में, ठीक है। तो उनकी शॉर्ट फिल्म को 15,000 यूरो का प्राइज भी दिया गया है। इसके अलावा कांस 2024 में पायल कपाड़िया, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ठीक है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो ऐसे समझो कि पायल बज रही है और सबको ये है कि ये कहां से बज रही है पायल, है ना। कई बार जो खासकर हॉरर मूवीज हैं उनमें दिखाया जाता है पायल बज रही है, सब डर जाते हैं, लाइट ऑन करना चाहते हैं। सो ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ठीक है। तो ये नाम है मूवी का, और पायल कपाड़िया जी को ये अवार्ड मिला है, फर्स्ट फिल्म इंडियन फिल्म टू विन द ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है जी। तो पायल कपाड़िया, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, स्क्रिप्ट हिस्ट्री फॉर इंडिया, विंस ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। तो ये जो ग्रैंड प्रिक्स है द सेकंड हाईएस्ट अवार्ड एट द कांस फिल्म फेस्टिवल। सो ओनली इंडियन फिल्म टू विन द पाम डियोर, ठीक है, पाम डियोर। सो ग्रैंड प्रिक्स भी इसे कहा जाता है। इससे पहले चेतन आनंद नीचानगर 1946 में, और मृणल सेन की डोमेस्टिक हेल्प ड्रामा खारिज वॉन द ज्यूरी प्राइज इन 1983। तो पहली ये इंडियन फिल्म बन गई है जिसने ये पर्टिकुलर जो अवार्ड ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है कांस में। नेक्स्ट है अनुसुआ सेनगुप्ता हैज मेड हिस्ट्री by becoming the first Indian to win the best actress at Cannes Film Festival again। सो कोलकाता की रहने वाली हैं, अनसर्टन रिगार्ड प्राइज, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है। शेमलेस मूवी का नाम है द शेमलेस, और ये मूवी जो है डायरेक्ट की है बुल्गारियन फिल्म मेकर हैं, उनके द्वारा ये डायरेक्ट की गई है। ये पहली भारतीय बन गई हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है, अनुसुआ सेनगुप्ता। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका मेड इन इंडिया चिरापुंजी जिन, ठीक है, बेसिकली लिकर, टाइप ऑफ लिकर जो है उसको टॉप ऑनर मिला है ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर्स कंपटीशन में। तो मेघालय में गारो खासी जंतिया, ठीक है, गरारे करने से खांसी जाती है, कई बार हमने इसको डिस्कस किया है। और यहां पर एक होम ग्रोन जो है स्पिरिट या कह लीजिए लिकर डेवलप की गई, और ये जिन ने आउटशाइन किया 110 ब्रांड्स को फ्रॉम द 55 कंट्रीज। ये फीचर हुई लंदन वाइन फेयर में, ठीक है। इसमें बेसिकली जो इंग्रेडिएंट्स थे वो इंडिया के बहुत खास प्रोडक्ट्स हैं। खासी मैंडरिन, गारो खासी, खासी हिल्स में ये पर्टिकुलर सिट्रस फ्रूट मिलता है, और असम का नींबू, ठीक है, जिसको काजी नींबू भी कहा जाता है, जिसको रिसेंटली जीआई टैग भी मिला था। इससे जो है ये पर्टिकुलर ड्रिंक तैयार किया गया है, और इस ड्रिंक को काफी सराहा गया वहां पर। नेक्स्ट आपका ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन, बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। तो यहां पर कैंपे गौडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है सिल्वर अवार्ड मिला है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा एशिया पैसिफिक मिडल ईस्ट में ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन में। अब इसमें ना एक्चुअली 4 कैटेगरीज है, मतलब एयरपोर्ट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक कैटेगरी है जिसमें 80 मिलियन, सॉरी 8 मिलियन, मतलब 80 लाख से कम पैसेंजर्स होते हैं पूरे साल में। एक में हो गया 80 लाख से 1.5 करोड़, और तीसरे में हो गया 1.5 करोड़ से 3.5 करोड़, और एक एयरपोर्ट हो गया जिसमें 3.5 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर पर ईयर जो है वो हैंडल करता है। तो इसमें जो है दिल्ली आता है पहली कैटेगरी में, जिसमें 3.5 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स हैं, उसको भी सिल्वर अवार्ड मिला है, ठीक है। लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये इस वाली कैटेगरी में आता है, ठीक है, जिसमें 8 मिलियन से कम पैसेंजर्स होते हैं। और जो कंपेगौड़ा की हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु में, तो वो जो आया है आपका वो 15 से 35 के बीच में। सो ठीक है, 15 टू 35 मिलियन पैसेंजर्स ईयर। तो बेसिकली किस तरीके से ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट आता है मेजर राधिका सेन को अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा टू रिसीव 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन के जो फंडामेंटल्स हैं उनको आगे बढ़ाना, उस एफर्ट्स को प्रमोट करना, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, जिसमें महिलाओं की प्रोटेक्शन, चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट जोन्स, इसमें अपने काम को, अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करना, इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए मेजर राधिका सेन को यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और अभी साउथ सुडान में
डिप्लॉयड है। इससे पहले जो है शी इज द सेकंड इंडियन पीस कीपर टू रिसीव द अवार्ड आफ्टर मेजर सुमन गवानी। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आरईसी विंस सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड एट आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट अवार्ड। सो आरईसी क्या है? एक महारत्ना है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है। द अवार्ड सेरेमनी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आउटलुक ग्रुप इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी गोवा। ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी गोवा। आउटलुक एक बहुत फेमस मैगजीन है, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है आरईसी, जो कि एक महारत्ना कंपनी है। नेक्स्ट आता है कायरोस जेनी। सो जर्मन ऑथर जेनी अर्पेनबैक विन्स द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फिक्शन फॉर कायरोस। एक्चुअली ये जो अवार्ड है ये इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाता है, बट जर्मन ऑथर है ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन को ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। द स्टोरी ऑफ अ टैंगल्ड लव अफेयर ड्यूरिंग द फाइनल इयर्स ऑफ ईस्ट जर्मनी एग्जिस्टेंस, और ये ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, पब्लिश इन द यूके और आयरलैंड। ठीक है, तो ये अवार्ड किसको दिया जाता है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो भी बुक इंग्लिश में पब्लिश होती है यूके आयरलैंड में। अब ये बुक जर्मनी में है, बट इसको ट्रांसलेट करके पब्लिश किया गया, ट्रांसलेटर को भी ये अवार्ड दिया गया है। 50,000 pounds in prize money divided between author and translator। तो अर्पनबैक पहली जर्मन विनर है, ठीक है, ऑफ द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। नेक्स्ट आता है ऑब्ituaries, जिनका रिसेंटली देहांत हुआ है, उनके बारे में देख लेते हैं। फेमस पर्सनालिटीज, साहित्य अकेडमी विनर उर्दू के साहित्यकार, ठीक है जी, सलाम बिन रज़ाक, 83 की एज में इनका देहांत हो गया है। ये शिकस्ता बूतों के दरमियान, ठीक है, बहुत फेमस इनकी किताब है। इसके अलावा साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, गालिब अवार्ड मिला है, महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला है। ठीक है जी। इसके अलावा वरुगीज कोशी, ठीक है, कोशी क्या कर रहे हैं? कोजी रूम में बैठकर चेस खेल रहे हैं। ठीक है, चेस खेलने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठंडे इलाके में कोजी रूम में बैठ के लोग जनरली चेस खेल रहे हैं। तो वर्गीस कोजी चेस इंटरनेशनल मास्टर, रिनोन्ड ट्रेनर, जो है इनका देहांत हो गया है। ये मेंटर रहे हैं बहुत सारे कह लीजिए चेस एस्पिरेंट्स के। सो ही बिकेम इंडिया नंबर 2 इन नेशनल चैंपियनशिप ऑफ द अर्ली 90s। यहां पर आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंट मीडिया वेटरन नरेश मोहन, इनका देहांत हो गया है। वे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के। ठीक है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की अगर हम बात करें तो 1939 में ब्रिटिश इंडिया के समय पर यह ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जो सारे न्यूज़पेपर्स के लिए एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन का काम करती थी। ठीक है, उसके प्रेसिडेंट रहे हैं। वेटरन पाकिस्तानी एक्टर तलात हुसैन, उनका जो है देहांत हो गया है। टीवी एक्टर, थिएटर, सिनेमा पास्ड अवे। तो यहां पर आप देख सकते हैं तलत हुसैन। नेक्स्ट आता है ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर एल्बर्ट एस रूडी पासेस अवे, कैनेडियन अमेरिकन फिल्म मेकर। बहुत फेमस मूवी द गॉडफादर, ठीक है, गॉडफादर, मिलियन डॉलर बेबी अगेन। सो ऑस्कर्स इन दोनों मूवीज को मिला है, इनके प्रोड्यूसर रहे हैं। ठीक है, उनका देहांत हो गया है। नेक्स्ट आता है अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखी है तो जो जो बड़ा शिप रहता है टाइटैनिक, उसका जो कैप्टन, उसके जो कैप्टन होते हैं, उसका रोल जो है इन्होंने प्ले किया है। इनका नाम है बर्नार्ड हिल। ठीक है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में, टाइटैनिक बहुत फेमस मूवीज रही हैं, ऑस्कर्स मिला है। 79 के एज में इनका देहांत हो गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है नोटेड पंजाबी पोएट सुरजीत पातर। ठीक है, सुरजीत पातर, एनीवन फ्रॉम पंजाब मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस। ही इज अ वेरी वेरी फेमस राइटर। ठीक है जी, पद्मश्री इनको मिल रखा है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल रखा है। ठीक है जी। तो फेमस पोएट सुरजीत पातर जो है 79 की एज में इनका देहांत हो गया। फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार सुशील कुमार मोदी, इनका 72 की एज में देहांत हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के काफी सीनियर लीडर थे। अब इनके साथ एक बहुत खास बात यह थी कि लोकसभा के मेंबर रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, विधानसभा के मेंबर रहे हैं, बिहार विधानसभा के, और बिहार की विधान परिषद के भी मेंबर रहे हैं। तो ये जो कह लीजिए यूनिक कॉम्बिनेशन है, ये इंडिया में बहुत कम पॉलिटिशियंस के पास है कि जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सबके मेंबर्स रहे हैं कभी ना कभी। ठीक है, और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर एलिस मुनरो डाइज एट 92। ठीक है जी, कैनेडियन ऑथर हैं, रूरल कनाडा के बारे में इन्होंने ज्यादा लिखा है। ठीक है, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर
ठीक है, इनको मिला 2013 में। शी बिकेम द फर्स्ट कैनेडियन वुमेन एंड 13th वुमेन ओवरऑल टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, ठीक है, एलिस मुनरो। नेक्स्ट आता है कमला बेनीवाल, जो कि गवर्नर रही हैं गुजरात की, ठीक है जी। उसके अलावा जो है त्रिपुरा और मिजोरम की भी गवर्नर रही हैं, ठीक है जी। और राजस्थान की डिप्टी सीएम रही हैं 2003 में। कांग्रेस की सीनियर पॉलिटिशियन थी, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। 27 साल की उम्र में ही राजस्थान में मंत्री जो है ये बन गई थी। नेक्स्ट आता है ऑथर स्टोरी टेलर मालती जोशी, इनका देहांत हो गया है। पद्मश्री इनको मिला था 2018 में। ओवर 50 कलेक्शन स्टोरीज इन हिंदी एंड मराठी, ठीक है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में इनका जो है जन्म हुआ था, ठीक है। प्रसिद्ध कथाकार एंड लेखिका मालती जोशी। नेक्स्ट आता है द आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया, इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रघुनंदन कामत, ठीक है। अगर आप आपने नेचुरल्स, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, नेचुरल्स की आइसक्रीम खाई है, तो नेचुरल ब्रांड्स को इन्होंने शुरू किया। बेसिकली इन्होंने कहा कि आइसक्रीम में किसी भी तरीके से कोई भी मतलब जो है प्रोडक्ट्स बाहर से ऐड नहीं किए जाएंगे, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स नहीं ऐड किए जाएंगे। नेचुरली जो मिल्क और जो फ्रूट्स हैं उनसे जो आइसक्रीम बनाई जाएगी, ठीक है। सो नेचुरल आइसक्रीम, रघुनंदन श्रीनिवास कामत, ही फाउंडेड द आइसक्रीम ब्रांड इन मुंबई। नेक्स्ट आता है ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका देहांत हो गया। प्रेसिडेंट इब्राहिम राइजी डाइज। और इनके साथ इनके विदेश मंत्री भी थे। बीच में ये भी बात चली कि क्या ये कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, किसी बाहरी देश का या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ तो नहीं है। तो बाद में पता लगा नहीं, ये नेचुरल मतलब कोई इसमें वो नहीं है, नेचुरल ही वो हेलीकॉप्टर क्रैश किया। So the foreign minister and other officials reportedly crashed in the mountainous northwest of Iran as it was crossing the mountain terrain in the heavy fog. So वाइस प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद मोकबेर अब यहां पर राष्ट्रपति बन गए हैं, पर 50 दिन के अंदर अंदर चुनाव हो जाएंगे। यहाँ के संविधान में ये लिखा गया है कि 50 दिन में ये चुनाव होंगे, नया राष्ट्रपति ईरान का चुना जाएगा। नेक्स्ट आपका फ्रेड रूस, गॉडफादर पार्ट 2, प्रोड्यूसर डाइज एट 89। सो ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर हैं गॉडफादर पार्ट 2। अगेन वेरी फेमस मूवी जो है, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को इन्होंने जो है ब्रेक दिया है, जिसमें बहुत फेमस टॉम क्रूज आते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। और यहाँ पर आज जो है हमारा जो मई मंथ का कंपाइलेशन है करंट अफेयर्स का, वो खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए परशुराम क्लासेस। थैंक यू सो मच।